तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमटसार जीवकांड ग्रंथराज का। आचार्य भगवान ने वनस्पति काय कायमार्गणा के अंतर्गत वनस्पति काय जो जीव है उनकी चर्चा चल रही है, जिसमें हमने वनस्पति जीवों के भी सिद्धांत सार दीपक ग्रंथ के आधार से चार प्रकार के भेद की पहचान हम लोगों ने कर ली। उसी के साथ में आचार्य भगवान ने हमें जो प्रत्येक वनस्पति का जो वर्णन चल रहा है उस प्रत्येक वनस्पति के उत्पत्ति की अपेक्षा कुछ भेद बताए कि प्रत्येक वनस्पति कैसे उत्पन्न होती है, उसकी अपेक्षा से कुछ भेद बताए। तो उसके भेदों के नाम किसी को याद आ रहे हैं क्या? जल्दी जल्दी बता रहा, फटाफट चलिए। बहुत बढ़िया, स्मिता दोषी दीदी, इमीडिएट हैंड रेस किया आपने। आप सबसे पहले आप बताइए, आपको जितने भी आते हैं उतने बताइए। खरीद। मू- मूल बीज, अग्र बीज, पर्व बीज, हाँ, स्कंद, मूल बीज, अग्र बीज, पर्व बीज, कंद बीज, स्कंद बीज आणि कंद, स्कंद। स्कंद बीज। हाँ, कंद और स्कंद दोनों हो गए। हा, आणि समूर्चन समूर्चन। एक आणि मिनट यहाँ। बीजरूह। बीजरूह। हाँ, उसको नहीं भूलना, हर रोज खाते हैं ना अनाज। बीज रूह को नहीं भूलना। बहुत बढ़िया, छह के छह आपने बता दिए। चलिए, अब मुझे रेखा दीदी आपको बताना है कि पर्व बीज किसे कहते हैं और उसके उदाहरण बता रहे हैं मुझे। चलो, पर्व बीज बताइए, अनम्यूट करिए जल्दी से। हाँ, जिस वनस्पति का बीज उनका ही पर्व या गांठ कहते हैं उसको है, उसको पर्व बीज कहते हैं। उसका उदाहरण गन्ना है। अच्छा, पर्व का मतलब क्या अष्टमी चौदस लेना, जो अष्टमी चौदस को उगती है वो पर्व बीज? नहीं, वो नहीं। नहीं? अच्छा, तो क्या लेंगे? पर्व मतलब क्या लेना है? पर्व गांठ को कहेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसका पर्यायवाची शब्द एक याद रहना चाहिए, इसके लिए मैंने पूछा। हाँ चलिए, हाँ। बहुत बढ़िया। अब मुझे स्कंद बीज का कौन बताएगा? कनक वाला छापिया दीदी, स्कंद बीज बताइए। स्कंद बीज किसे कहते हैं? रतालू जो है उसका बीज है। मैं कंद नहीं, स्कंद बोल रहा हूं। अच्छा, हेमांगी दीदी। वंदना भैया, जिस वनस्पति का बीज स्कंद होता है वह स्कंद बीज है, जैसे देवदार, पलास, वड, पीपल आदि। बहुत बढ़िया। चलिए देखो, एक बात सब लोग समझ लेना, आप लोग अपने पीडीएफ में देख करके भी बोल सकते हो। इतना तो पता होना चाहिए कि भाई पीडीएफ में कहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नहीं यहां तक तो पहुंचने चाहिए, क्योंकि आपको जब भी संदर्भ की आवश्यकता, अभी आपके स्मृति की चर्चा नहीं चल रही है, आपको कितना याद रह रहा है इसकी चर्चा थोड़ी चल रही है। फिर आपको विषय समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सम्मूर्छिन कौन बताएगा? सम्मूर्छिन जो, हाँ कल्पना से एक दीदी बताइए। कल्पना दीदी, अगर आप हैंड रेस का बटन नहीं दबाओगे तो हमको नहीं समझेगा। अभी तो मेरा वीडियो की तरफ ध्यान दिया करके। ठीक है, बताइए सम्मूर चिन्ह किसे कहेंगे? मुस्तक जी उसको कहते हैं उस सफरचंद का बीज नहीं होता है। जिसका बीज नहीं होता है। अच्छा दीदी, नियत बीज नहीं होता है उसका। हाँ, नियत बीज नहीं होता है नहीं तो होता है, बीज। और चारों ओर से पुगदलों से इकट्ठा करके उपजती है। आपको, आपके लिए मेरा एक स्पेशल प्रश्न है। बीज का अर्थ क्या करेंगे आप? जिसका नियत बीज नहीं होता वो वनस्पति सम्मूर्छिन। बहुत बढ़िया आपने व्याख्या बताई। बीज शब्द का अर्थ क्या करेंगे यहाँ पर? बीज मतलब कोई भी चीज ग्रो होती है, बड़ी होती है, तो बीज तो होता ही है सब चीज का। मतलब जो बोया जाता है वो बीज? हाँ, वो बीज ही है, वो भी मतलब बोया जाता है, वो भी बीज है। और जहाँ से उत्पत्ति हो जाती है वो बीज, वो जगह वहां पर बीज होता है तो उत्पत्ति हो जाती है। जैसे देखो, आलू में है तो आलू में भी बीज कंद एक, होता है। अगर हम बीज को बीज कहेंगे तो गन्ने का क्या करेंगे? पर्व बीज। वो गांठ, वहां पर जो गांठ होती है ना, हाँ, उस गांठ से ही उसका बीज वही गांठ ही है। मतलब यहाँ पर बीज का स्वरूप जो हमारी बोधी भाषा में जो है, जैसे बीज हम लोग, है ना, दालों का बीज रहते हैं, हर एक चीज का, गेहूं का बीज है, सबका बीज रहता है। इवन आम की गुठली भी तो आम का बीज है बीज ना? होते हैं, हाँ। यहाँ पर बीज शब्द मतलब उत्पत्ति का कारण। अच्छा, हाँ। ये उत्पत्ति शब्द यहाँ कारण। पर है। ये किसी को नहीं भूलना है, सबको समझ में आ रही है बातें?
हाँ, अर्चना दीदी ने कहा योनि भूत जगह। दीदी जगह शब्द याद करने की जरूरत नहीं, योनि। हाँ जी जी। योनि स्वयं जगह है, हाँ योनि स्वयं जगह है, ठीक है ना। तो उसमें और एक बार जगह जोड़ने की, चोरी करने वाला चोर ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, चोरी करने वाला चोर ही होता है, ठीक है ना। हो रही। आपने शब्द अच्छा लगाया, योनि। योनि जो है वही यहाँ पे उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी और समूर चिन्ह के बाद में और क्या रह गया। चलिए उदाहरण पूछ लेते हैं आपको, है ना। बेत, बेत जो है ना, नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान जिस वृक्ष के नीचे हुआ, वो बेत का वृक्ष। तो वो बेत जो है वो किस प्रकार की वनस्पति है। संगीता कासली वाले ने बताइए, अनम्यूट किया है। पर्व बीज। पर्व बीज, सब लोग उसको मान्य कर रहे हैं, सबको पर्व बीज ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो पर्व बीज ये ठीक है। अच्छा, जो आलू है, वो आलू किस प्रकार की। अच्छा, आलू प्रत्येक वनस्पति है कि साधारण वनस्पति है, पहले ये तो बताओ। प्रत्येक वनस्पति के साधारण वनस्पति है। अरविंद जी, क्या है गांधीनगर में आलू जो आते हैं वो क्या है। प्रत्येक है, प्रत्येक वनस्पति है। सप्रतिष्ठित। अरे प्रत्येक वनस्पति तो ये एक जीव रहता है पूरे शरीर में, आलू में तो इतने सारे पाए जाते हैं। इसके इसके सहारे अनेक मतलब हाँ? निगुदिया जीव रहते हैं, तो उपचार से साधारण है, उपचार से। अच्छा, उपचार से साधारण है, नहीं तो वैसे प्रत्येक है। प्रत्येक और प्रत्येक में भी फिर कौन सी वाली लेंगे, सप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित, बहुत बढ़िया। और आपने इतने सुंदर सुंदर शब्द लगाए कि उपचार कथन की भी बात करी और सप्रतिष्ठित का भी बता दिया, बहुत अच्छी बात है यार, ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे सबको। चलिए, अगर इतना याद आ गया ना, काय मार्गना का जो सार है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। काय मार्गना का सार यही है कि जो चारों भेद बताए गए, सिद्धांत सार दीपक में भी बताए गए, यहां पर भी बताए गए, वो चारों समझ में आना, वनस्पति सहित सबको। उसमें से अचेतन कौन सा है, चेतन कौन सा है, किसको योनिभूत कहा गया है, किसको पार्थिव शरीर कहा गया है, कौन सा विग्रह गति का जीव है, कौन सा शरीर धारण किया हुआ जीव है। अगर ये चीजें अगर समझ में आती है, स्थावर नाम कर्म के उदय से होता है स्थावर, ये समझ में आता है। यहां पर अपने दिमाग में इंद्रिय वाली चर्चा नहीं चलती है, या तो त्रस के अपेक्षा से जीव को देखेंगे, नहीं तो स्थावर की अपेक्षा से जीव को देखेंगे। फिर प्रत्येक वनस्पति, उसमें सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, है ना। फिर प्रत्येक वनस्पति सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित किसके अपेक्षा से कहा, बादर निगोदिया के आश्रय से। बादर निगोदिया ही क्यों लगा दिया, क्योंकि सूक्ष्म निगोदिया को आश्रय की, आधार की जरूरत ही नहीं होती है, तो बादर निगोदिया। और फिर उसमें भी पहले जो चार स्थावर है, उन चार चार स्थावर को छोड़ करके, केवली भगवान को छोड़ करके, आहारक शरीर को छोड़ करके, और देव और नारकी का शरीर छोड़ करके, इनको छोड़ करके बाकी सभी शरीर जो है वो सप्रतिष्ठित होते हैं, है ना। आगे 200 नंबर की गाथा आएगी, इसमें और एक बार ये वर्णन चलेगा, किंतु चर्चा आई थी तो हमने इसके बारे में बोल दिया। आगे बढ़े। अब आचार्य भगवान इन प्रत्येक वनस्पति के बारे में और भी कुछ डिटेल्स बताने जा रहे हैं, सूक्ष्मता में बताने जा रहे हैं। अभी तक की जो बातें हैं वो तो मोटा मोटी में हो गई, ठीक है ना। तो चलिए, अब तक तो हमने आलू को प्रत्येक वनस्पति ही माना, अब क्या मानना है, कैसे मानना है, वो बताएंगे। और आचार्य भगवान इसके आगे कहते हैं कि प्रत्येक वनस्पति जो है वो नियम से कभी न कभी तो सप्रतिष्ठित होती ही होती है। क्या कहा, जो प्रत्येक वनस्पति है वो कभी न कभी अपने जीवन काल में सप्रतिष्ठित होती ही होती है, बाद में वो भले सप्रतिष्ठित ही रह जावे या फिर अप्रतिष्ठित हो। मतलब प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से बादर निगोदिया जीव आते ही आते हैं उनके पूरे जीवन काल में। अब जीवन काल कहां से शुरू करना, जैसे ही वो जीव आकर के अपने योनिभूत बीज में जन्म ले, वहां से लेकर के उसकी आयु पूर्ण होने तक, उसमें कभी ना कभी तो वो होगा। अब इसके बारे में और डिटेल्स कि जन्म के समय का जो अंतर्मुहूर्त का काल है वो भी सप्रतिष्ठित ही होता है। अब इनके बारे में सारी चीजें बताएंगे, तो ये यहां पर भाई चर्चा चलती है
कि वनस्पति जो है वो हमारे खाने की चीज है, तो फिर समझे कैसे? क्योंकि सप्रतिष्ठित जो है उसको खाएंगे क्या? भले प्रत्येक वनस्पति है, किंतु सप्रतिष्ठित को हम खाएंगे क्या? हाँ, ना बोलने से पहले सोचो। आलू की चिप्स तो नहीं खाते। ना बोलने से पहले सोचो। पकोड़े तो खाते हो, कौन से पकोड़े खाते हो ये भी सोच करके बोलना। पाव भाजी कौन सी वाली खाते हो, है ना? आजकल आजकल मतलब पहले से जैन पाव भाजी मिलती है, पता नहीं वो पाव कैसा जैन हो जाता है, बट जैन पाव भाजी होती है ना? तो खैर, विषय अपना चल रहा है, हमें समझना चाहिए। क्योंकि सप्रतिष्ठित को खाएंगे तो क्या होगा? एक जीव के साथ में बहुत सारे जीवों की, जो उसके आश्रय से बादर निगोदिया जीव आए हैं, उनकी भी हत्या होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। फिर एक जीव को मारने का पाप लगेगा या अनंत जीवों को मारने का पाप लगेगा? और वो भी कैसे मारते हैं? उसको कट करते हैं, तलते हैं, भूनते हैं, है ना? एक एक व्यंजन देख लो आलू का। आलू से जो खाने के व्यंजन बनाते हो वो देखो। आलू की चिप्स कैसे बनेंगे? उसको तले बिना बनेंगे क्या? तलने से पहले उसकी छोटी 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 उसकी क्या कहेंगे, लेयर्स बनाने पड़ेंगे। चिप्स ही बनेंगे, उसको चिप्स काटने पड़ेंगे कि नहीं काटने? तो पहले तो आलू को काटना पड़ेगा, फिर तलेंगे। तो खौलते हुए तेल में जाते चाहेंगे तो कौन जाएगा उसके अंदर? कौन जाएगा? अनंत बादर निगोदिया जीव ही तो जाएंगे। पकोड़े करेगा तो वो भी तले जाते हैं। आलू की सब्जी बनाओ तो आलू को उबाला जाता है। तब उबालोगे, किसको उबालोगे? सोच समझ करके। अगला निवाला, अगर आपके निवाले में अगर आलू आ रहा है तो आपके दिमाग में यह प्रश्न आना ही चाहिए, और अगर आज तक नहीं आता तो इसके आगे आना चाहिए। क्या मेरे हाथ में जो निवाला है, जो अभी मैं मुंह में ठूसने वाला हूं, उसके अंदर मैंने किसी जीव को मारा है कि नहीं मारा है? और अगर मारा है तो क्या मैं महावीर भगवान की वाणी के ऊपर चलने वाला हूं क्या नहीं हूं? महावीर भगवान को तो नमोस्तु कर दिया, महावीर भगवान को तो माना, उनकी बात को मैं मानता हूं कि नहीं मानता हूं? ये भी तो सोचने वाली बात है ना? और ये कायमार्गना का स्वाध्याय इसीलिए करना है कि हमारा जीवन जो दूषित था, अब वो शुद्ध निर्मल बने। अब से कम बने। ठीक है? मुझे तो ऐसा लग रहा है आपके चेहरे देख करके आप में से कोई भी आलू नहीं खाता है। ऐसा मुझे लग रहा है कोई भी आप में से आलू नहीं खाता है। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, बाकी सबके साथ लगा देना, है ना? अब मैंने आलू का उदाहरण इसलिए लिया कि कम से कम आलू, और उसके बाद साथ साथ में प्याज आएगा, फिर लहसुन आएगा, फिर अदरक आएगा, फिर मूली आएगी, और फिर गाजर आएगा। अगर सबके नाम पहले दिन लूंगा तो कल आप लोग आओगे ही नहीं। क्योंकि बिना अदरक की चाय जिसको नहीं चलती है, वो अदरक को सुन करके दुखी हो जाएगा। जो आंखों के लिए गाजर का जूस पी रहा है, वो उसकी वजह से हो जाएगा। जिसको मूली के पराठों के बिना नहीं चलता उत्तर भारत में, वो उसके बिना उसका प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? शुरुआत तो आलू से कम एक से तो करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य महाराज हमें जो सप्रतिष्ठित वनस्पति बताई गई है, उस सप्रतिष्ठित वनस्पति को, उसको पहचाने कैसे कि जो वनस्पति हमें सामने दिख रही है वो सप्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित है? सप्रतिष्ठित है तो अभक्ष है, अप्रतिष्ठित है तो भक्ष है। ठीक है? मोटा मोटी कह रहा हो, उसके साथ में फिर बहुबीजा आदि बहुत सारी चीजें लग जाएगी उसको। बट मोटा मोटी में तो इतना है कि वो सप्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित है। सप्रतिष्ठित तो भक्ष है, अभक्ष है, और अप्रतिष्ठित है तो वो खाने के योग्य है। चलिए गाथा को देख लेते हैं, और फिर इसी के साथ में आचार्य भगवान कहेंगे कि सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को ही उपचार से साधारण कहा जाता है। क्या कहेंगे? सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को उपचार से क्या कहते हैं? साधारण वनस्पति कहते हैं। अच्छा, ये बात तो भूले नहीं हो ना कि वनस्पति के दो भेद होते हैं, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति। क्या भेद है दोनों में? फर्क क्या है? प्रत्येक और साधारण में फर्क क्या है? जरा मुझे याद तो दिलाओ। पुष्पा शाह दीदी जरा बताओ।
प्रत्येक किसे कहेंगे और साधारण किसे कहेंगे? अनम्यूट करिएगा। एक शरीर का हाँ, एक शरीर का एक मालिक होता है, वो प्रत्येक है। और साधारण में एक शरीर के मालिक बहुत। एक मिनट दे। एक शरीर का एक मालिक मतलब मेरे हाँ, यहाँ पर एक कुत्ता है बाजू वाले के पास, उसका मालिक, उसका उसको जिसने पाला है वो उसका एक एक। ही आत्मा होती है। हाँ? एक शरीर में एक ही आत्मा होती है और उसका एक ही मालिक होता है। कान को अच्छा लगा मुझे। एक शरीर को एक आत्मा, मतलब ऐसा सुनेंगे तो आगम सुन रहे ऐसा लगता है, और आगम सुनने में मजा आता है कि नहीं आता है? आगम सुनने में आनंद आता है कि नहीं आता है? बहुत बढ़िया। तो अब आगम के अनुसार बोलो। दीदी ने क्या बताया? एक शरीर में एक आत्मा होती है तो वो प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। अब वनस्पति की चर्चा चल रही है तो प्रत्येक वनस्पति कहते हैं या प्रत्येक शरीर कहलाते हैं। अच्छा, और साधारण की और क्या? साधारण में एक शरीर के मालिक अनेक बहुत आत्माएं होती हैं। देखो, मालिक शब्द जो है ना, वो हम लोगों को समझने के लिए कभी किसी ने कहा जाता है, तो उसको मालिक शब्द स्वामी की अपेक्षा से नहीं कहना, है ना, क्योंकि स्वामी। अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर आत्मा की अपेक्षा से कहना। एक शरीर में बहुत सारी आत्मा या बहुत सारी सारी आत्माएं होती है। बहुत सारी बहुत। आत्मा होती है, उसको चलिए, बहुत आप पर साधारण कहते हैं। भावना पता चल गई कि आपको व्याख्या पता है। ठीक है ना? शब्दों का सिर्फ व्याख्या के अनुसार इस्तेमाल ऐसा करना है कि हमें लगना चाहिए कि हम गोमटसार पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए गाथा अब आपको मैं यहां से दिखा रहा हूं। गाथा क्रमांक 187। दिख रही है सबको? गाथा पढ़ते वक्त ये तीर्थंकर भगवान की वाणी है, इस भावना के साथ उसको पढ़ना दुगुना फायदा दे, असंख्यात गुना फायदा हो जाएगा। गूढ़ सीर संधि पौवम समभंग महीरूहम च छिन्न रूहम साहारणम शरीरम तव्वीवर्यम च प्रत्ययम। एक एक शब्द को निकाल लेते हैं। पहले कहा गूढ़, फिर सीर, फिर संधि, फिर पौवम, फिर समभंग, फिर अहिरूहम, फिर छिन्न रूहम। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से इनमें बता दे ये क्या है। आचार्य भगवान कहते हैं जिस प्रत्येक शरीर वनस्पति के, अब गूढ़ शब्द जो है वो गूढ़ शब्द सबके साथ लगाना है। गूढ़ शब्द जो है सबके साथ लगाना है। गूढ़ शब्द का अर्थ क्या है? हम कहते हैं ना ये गूढ़ है, जो प्रकट नहीं होता वो गूढ़ होता है कि नहीं है? जो प्रकट नहीं होता वो गूढ़ है। इसका मतलब जो अप्रकट है, जो नहीं दिखे, वो गूढ़ है। तो कौन सा गूढ़? तो आचार्य कहते हैं गूढ़ सीर। सिर मतलब शिराए। शिराए रहती है ना, वनस्पति में भी तो शिराए रहती है। तोराई के ऊपर तो बहुत स्पष्ट दिखती है ना, दोड़का मराठी वाले, और कन्नड़ वाले दोड़का काई क्या कहते हो? कन्नड़ वाले भी तो बैठे हैं यहाँ पर। तो जो शिराए है वो शिराए जिसकी गूढ़ है, जिसकी संधि गूढ़ है। अब संधि को अर्थ क्या कर दिया? संधि का मतलब होता है जोड़। बहुत सारी वनस्पतियों में अंतर्गत जोड़ने वाले पर्दे होते हैं, पतले पतले पर्दे, छेया कहते हैं उसको कई कई जगह पर। पतले पतले पर्दे होते हैं, सबके चित्र देखेंगे। पहले हम गाथा का शब्दार्थ देख रहे हैं। ठीक है, तो जिनके संधि गूढ़ है मतलब गूढ़ सिर, गूढ़ संधि, दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा है पौव के साथ लगाना है। पौव मतलब पर्व, गूढ़ पर्व। पर्व मतलब सब लोग जानते हैं, इसके पहले जो चर्चा की थी गन्ने की, गन्ने का जी गांठ है, वो गांठ जिसकी गूढ़ है, अप्रकट है। फिर आगे क्या कहते हैं? समभंग। अब ये गूढ़ का तो हो गया, अब कहते हैं जिसका समभंग होवे, मतलब तोड़ने पर बिल्कुल समान रूप से टूट जावे। जैसे चाकू से काटने के बाद में दोनों के समान भाग होते हैं, वैसे तोड़ने पर होने चाहिए समान भाग। तो और उसके बाद में छिन्न रूहम, मतलब
छिन्न करने के बाद, तोड़ने के बाद में उसमें रूहम मतलब कोई तार जैसा लगाव हो, या फिर जो काटने के बाद भी उग जाए। क्या कहते हैं? जो काटने के बाद भी उग जाए वो कौन सी है? वो छिन्न रूह है। तो ये सारी की सारी वनस्पतियां क्या है? साधारण शरीर वाली है, साधारण शरीरम। और आगे क्या कह दिया? तव्वी साधारणम शरीरम तव्वी वरियम च पत्तेयम। मतलब ये कह रहे हैं कि ये है तो पत्तेयम, ये है तो प्रत्येक वनस्पति, ये है तो प्रत्येक वनस्पति, किंतु इनका साधारण शरीर क्यों हो रहा है? क्योंकि तव्वीवरियम मतलब इनके द्वारा, साधारण जीव जो है इनके द्वारा जब आश्रित होते हैं। अब साधारण जीव मतलब बादरनिक हो गया, समझ लो। या साधारण, जो साधारण शरीर वाले जो जीव है, साधारण जीव जब इस प्रत्येक वनस्पति का आश्रय लेते हैं तब वो सप्रतिष्ठित कहलाते हैं, वो सप्रतिष्ठित शरीर कहलाते हैं। समझ में आ रही है बातें? आचार्य भगवान क्या क्या कह रहे हैं? जो गूढ़ है, गूढ़ मतलब अप्रकट, क्या क्या गूढ़ है? गूढ़ सिर, गूढ़ संधि, गूढ़ पव्व। जिसकी शिराएं अप्रकट है, जिसकी संधि अर्थात अंतर्गत पर्दा जोड़ने वाला होता है वो अप्रकट है, अभी तक बना नहीं है, जिसमें अभी तक गांठें बनी नहीं है, जो तोड़ने पर समान भंग हो जाते हैं और जिनको काटने के बाद भी वो उग जाते हैं, या फिर तोड़ने पर उनके बीच में कोई तार लगी रहती है। तो इस तार का लगाव नहीं होता, जब तक नहीं होता है तब तक इन वनस्पतियों की, ये प्रत्येक वनस्पति है, किंतु इनके आधार से इन इन अवस्थाओं में, इन गूढ़ अवस्थाओं में, इन समभंग की अवस्था में, इन छिन्न रूह की अवस्था में, इन प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से साधारण वनस्पति होती है, मतलब आदर निगोदिया जीव होते हैं। और इसीलिए ये प्रत्येक वनस्पति क्या कहते हैं? प्रत्येक वनस्पति तब तक सप्रतिष्ठित कहते हैं। और तव्वीवरियम च प्रत्ययम, आगे क्या कहते हैं? जो इससे विवरीय है, जिससे विपरीत है, इनसे जो विपरीत है मतलब जिसकी सिराएं प्रकट है, गूढ़ नहीं है, जिनकी सिराएं प्रकट है, जिनके संधि प्रकट है, जिनकी गांठ प्रकट है, जो समभंग की जगह पर असमभंग है, तोड़ने पर समान भंग नहीं होते हैं, कम ज्यादा तिरछे तुरछे टुकड़े होते हैं उसके। और फिर छिन्न रूह है मतलब काटने के बाद भी जो उगती नहीं है, या फिर उसको अंदर तार आदि लगी हुई है। तो इस प्रकार से अगर है तो वो प्रत्येक वनस्पति है। आगे आचार्य भगवान कहते हैं गाथा का च शब्द इस भेद का सूचक है। जो तव्वी वरियम च, ये शब्द जो आ गया है, च शब्द से ये सारा समझ में आता है। मतलब यही वनस्पति जब अगूढ़ सिर, अगूढ़ संधि, अगूढ़ पौवम, असमभंगम, अहिरूहम, अचिन्न रूहम जब इस प्रकार की होती है तब वो प्रत्येक वनस्पति होती है, मतलब अप्रतिष्ठित होती है, खाने योग्य होती है। और इससे विपरीत जब उसकी गूढ़ सिर, गूढ़ संधि, गूढ़ पौव होती है, जब वो समभंग होती है, बहिरूहम छिन्न रूहम होती है, तब वो साधारण शरीर के आश्रित, साधारण शरीर को आश्रय लेने की वजह से वो सप्रतिष्ठित होती है। और सप्रतिष्ठित को ही उपचार से साधारण कहा गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से भी समझते हैं। ठीक है, तो आपको मैं यहां से चित्र एक एक एक, एक दिखा रहूंगा। आपके रोजमर्रा के चित्र है तो समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। चलिए, पहला चित्र दिख रहा है सब लोगों को? क्या है? अब वो बच्चे होते हैं ना,
नर्सरी के, उनको पूछा जाता है। वैसे पूछने की जरूरत है क्या, नहीं, आप लोग जानते हो इसको। तोरई है, एक जगह पर पकी हुई है, जो हम लोग प्रवेश अपने भोजन में उसका उपयोग करते हैं, और दूसरी अभी कच्ची है। जो कच्ची है उसमें सिराएं बनी है क्या? नहीं। आचार्य लोगन कहते हैं जिस प्रत्येक शरीर वनस्पति की शिरा जो बाहर से दिखती है, बाह्य शिरा, बाह्य स्नायु, देखो आप तोराई को देखेंगे ना, तो उसमें जो ऐसे सिराओं के साथ में बनते हैं वो बिल्कुल उसके स्नायु के जैसे, मसल्स के जैसे रहते हैं, तो इसलिए स्नायु शब्द भी लगा दिया। तो जिनके बाह्य स्नायु, शिरा, लकीर आदि जो है ये प्रकट नहीं होती, मतलब जो कच्ची तोराई है वो क्या होगी? जो गूढ़ है, जो गूढ़ सिर है वो सप्रतिष्ठित है। उस अवस्था में, उस पर्याय में बादर निगोदिया जी उसके आश्रय से रहेंगे, तो खाने के योग्य है क्या? खाने के योग्य नहीं है। ठीक है। पंकज जी, हाँ चलो भगवान। जैसे पेड़ से फल वगैरह तोड़ते हैं, हम्म। तो वह फल उस पेड़ से अलग होने के बाद फल आदियों में जो अथवा पुष्प आदियों में जो आत्म प्रदेश थे, वे प्रदेश उस पेड़ में अंतर्मूर्त के भीतर ही निकल जाते हैं। आवली प्लस एक समय माने जगन अंतर्मूर्त से लेकर के मुहूर्त माइनस एक समय माने उत्कृष्ट अंतर्मूर्त के कालांतर्गत वह जीव सारे उसमें निकल जाते हैं। तो उस फल को अपन ग्राह्य मान करके सेवन करते हैं या भगवान जी को वगैरह चढ़ाते हैं। लेकिन सप्रतिष्ठित वनस्पति जो है, जो उसके आश्रित रहते हैं, प्रत्येक के आश्रित रहते हैं, तो वो जैसे साग सब्जी पाले भाजा वगैरह जो है, वो उस पौधे से कितने समय के बाद वह सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित में परिवर्तित होते हैं, जिससे गृहस्थ लोग उसको खा सकते, पका सकते, काट सकते हैं। उसकी कोई काल मियाद है क्या? आचार्य भगवान देखिए, एक तो यहाँ पर पहले जो आपने विषय रखा है वो तो उसको अपने पौधे से अलग करने का, जैसे फल सब्जी है उसको अपने पौधे से अलग करने का। अगर इसी उदाहरण को देख लेंगे, अगर कोई कच्ची तोराई को अपने पौधे से, अपने बेल से अगर मान लो अलग करता है, तो वो अलग करने के बाद में कितने समय में उसके आत्म प्रदेश वापस चले गए, वो तो पौधे की अपेक्षा से उत्तर हो गया। किंतु खाने की अपेक्षा से उत्तर जब देंगे तो वो अभी भी अप्रतिष्ठित ही है। कच्ची तोराई जो है वो अभी भी अप्रतिष्ठित, सॉरी, सप्रतिष्ठित ही है, क्योंकि बादल निगोदिया जी उसके साथ में, तो ये खाने के योग्य नहीं है। तो एक एक लेवल तो ये हो गया कि आपको पहली बात है कि सप्रतिष्ठित को आपको तोड़ना ही नहीं है और उसको खाना ही नहीं है। अब बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी है कि वो पौधे के ऊपर ही सप्रतिष्ठित की अप्रतिष्ठित बन जाती है और फिर हम उसको खा सकते हैं। बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी है जो आगे भी आएगी, बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी है कि जब तक वो वहां पर लगी हुई है, जब तक वो जीवित है, और उसके बाद में भी जब तक उसके आश्रय से बादर निगोदिया जीव है, जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं अदरक का या हल्दी का जो कंद रूप में है, तो ये उनके उसको तोड़ने के बाद, उसको अपने पौधे से अलग करने के बाद भी अदरक में तो बादर निगोदिया जीव है ही है। अब वो बादल निगोदिया जीव जब तक उसमें है तब तक गीली अदरक खाने के योग्य नहीं, मतलब जो सप्रतिष्ठित था वो सप्रतिष्ठित ही है, भले वो पौधे से अलग कर दिया है, अभी भी वो खाने के योग्य नहीं है। तो वो खाने के योग्य कब हो जाएगा? तब जब उसके अंदर से जीव सारे निकल जाएंगे, वो सूख जाएगी, जैसे सूंठ, सूंठी जिसको कहते हैं, तो सूंठ जो है सौंठ, वो सौंठ जो है वो एक उदाहरण इस प्रकार से आता है। किंतु ये उदाहरण सब प्रकार की वनस्पति में नहीं लगा सकते। मैं मान लो कल कोई बोलेगा कि मैं आलू को ले लेता हूं और आलू को सुखा लेता हूं, तो आलू को तो पहली बात हम लोगों को समझना है कि आलू इस प्रकार से सूखते दिए उसके अंदर के जीव नहीं जाते। मतलब आपके प्रश्न के उत्तर में हर एक वनस्पति का अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा कि जो वनस्पतियां पौधे के ऊपर ही सप्रतिष्ठित की अप्रतिष्ठित होती है, उसको तोड़ने के पूर्व अप्रतिष्ठित होने तक रुकना चाहिए। बहुत सारी वनस्पतियां तोड़ने के बाद भी, सप्रतिष्ठित अवस्था के बाद तोड़ने के बाद भी बहुत देर तक स्वप्रतिष्ठित रहती है, तो इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। और कोई वनस्पतियां सप्रतिष्ठित की अप्रतिष्ठित होने के बाद तोड़ने पर
जो सप्रतिष्ठित रहती है कुछ कालावधि तक, उसके बाद में अप्रतिष्ठित बनती है, वो कुछ किसी अपेक्षा से सेवन करने के लिए योग्य कही गई है। मतलब ये अलग अलग तरीके से हम लोग इसकी तरफ देख सकते हैं। अब एक उदाहरण मैं यहाँ लेना चाहता हूं कि जो बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं, जब ये तोरई का उदाहरण दिया जाता है कच्चे की अपेक्षा से, तो मुझे पूछते हैं फिर कच्चे केले की सब्जी कैसे चलती है, क्योंकि मैंने शब्द यहाँ पर पक्की और कच्ची तोरई और पक्की तोरई ये शब्द लगाए, तो लोग पूछते हैं फिर कच्चा केला कैसा चलते हैं। तो आपको समझना यह है कि केले के बारे में, केला जब फूल के स्वरूप में होता है, केले का अगर आप लोग जीवन प्रवास देखोगे तो वो पहले फूल की अपेक्षा से होता है, फूल के बाद में उसका फूल बिल्कुल ऐसे कमल की कली की जैसा फूल होते हैं, और उसके बाद में फिर छोटे 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 उसको केले लगते हैं। तो ये जो छोटे 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 जो केले हैं वो अभी भी सप्रतिष्ठित है, उसके आश्रय से बादल निगोदिया है। जब ये अपना आकार पाते हैं, और आप देखोगे कच्ची जो केले होते हैं उसमें भी आपको जो बाहर की जो शिरा है उसकी जो है वो बिल्कुल प्रकट हो जाती है, बिल्कुल शार्प रहती है, तो वो प्रकट होती है। तो इसके अपेक्षा से इसका अर्थ यही है कि उसमें से अब बादल निगोदिया जीव नहीं है, भले वो पका हुआ केला नहीं हुआ है, किंतु कच्चे केले की अपेक्षा से उसे कच्चा, ये किसी अपेक्षा से उसका उस पर्याय का नाम कच्चा केला है, किंतु उसमें वो लक्षण प्रकट हो गए हैं जिससे हम उसको अप्रतिष्ठित मान सकते हैं और फिर निकाल करके उसकी सब्जी बना सकते हैं। तो हर वनस्पति की अपेक्षा से इनका वर्णन करना चाहिए, बस मुझे इतना कहना है। पंकज जी, अभी आपने हल्दी का, कच्ची हल्दी को अपन सुखा करके कास्ट हल्दी बनाते हैं, इसी प्रकार अदरक को जो क्या है सुखा करके सौंठ बनाते हैं और वो सेवनी है। इसी प्रकार क्या कड़ी पत्ता कहो, धनिया पत्ता कहो, या जितने पालक के आइटम है, हरी पालक, उसको अपन छाया में सुखा करके उसको डब्बे में बंद करके क्या उसको कालांतर में वापर सकते, क्या माने सप्रतिष्ठित व अप्रतिष्ठित में परिवर्तित हो सकता है क्या? अब इसका उत्तर तो गाथा प्रमाण तो कहीं पर नहीं है, किंतु अगर यही सारे लक्षण अगर हम लोग लगा देंगे कि अगर वो इस प्रकार से है कि उसमें अब बादल निगोदिया जीव नहीं रहते हैं, क्योंकि इसका तोड़ने के पश्चात उसका जो परीक्षण करके उसकी क्या कह सकते हैं, उसकी परीक्षा करने के लिए कहीं सूत्र इसमें नहीं दिया गया है। तो ये अब तक तो तर्क की अपेक्षा से ही किया जाता है कि भैया जब तक हरा है तब तक उसके अंदर जीव है, गीला है तब तक उसके अंदर जीव है, तब तक तो खाना नहीं चाहिए। उसके बाद में जब वो सूख जाता है, जैसे कि आपने बहुत शब्द एक सावधानता से लगाया, कहाँ सुखाया गया, छाया में सुखाया गया है, तो उसकी अपेक्षा से मतलब कि कम से कम जीवों की हत्या, क्योंकि धूप में सुखाएंगे तो और भी जीवों की हत्या उसमें हो जाएगी, उसके आश्रय से जो आए हैं वो। तो इसका मतलब है कि भाई इसी प्रकार से जिसमें औषधि गुण है, सभी के साथ में आगम में परमिशन नहीं दी गई, किंतु जिसके साथ में औषधि गुण लगे हुए हैं उसका औषधि के रूप में प्रयोग करने के लिए वहां पर कहा गया कि भाई ठीक है ये चल जाएगा। किंतु खाने पीने की जो वनस्पतियां है गुरुदेव, इसके बारे में बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के मत प्रवाह भी है, क्षेत्र की अपेक्षा से भी है। इसकी भी चर्चा मैं कभी कभी आगे इसमें करूंगा, क्योंकि आपने अभी प्रश्न उठाया तो इसी से संबंध में कहता हूं मैं कि जैसे क्षेत्र की अपेक्षा से हमारे यहाँ महाराष्ट्र कर्नाटक में अगर आपने देखा तो बारिश होने के बाद मई के बाद में जून के पहले हफ्ते में वगैरह कोई आम नहीं खाता है, आम खाने का बंद कर देते हैं। और वही अगर उत्तर भारत में देखेंगे तो जुलाई तक तो आम खाते ही खाते हैं। तो कहीं अगर दक्षिण भारतीय अगर वहां पर चला जाए और सिर्फ महीने की अपेक्षा से देखे, अरे ये तो जून के महीने भी आम खाते, जुलाई के महीने भी आम खाते हैं, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उस क्षेत्र में वहां पर अभी तक बारिश नहीं आती है, बारिश जुलाई वगैरह के बाद में आती है। तो जब तक बारिश ही नहीं है और वहां पर आने वाले जो आम हैं उन आम में कीड़े नहीं होते हैं। महाराष्ट्र में आने वाले जो या दक्षिण उत्तर कर्नाटक आदि में जो आने वाले जो आम है उसमें बारिश के आते ही उसमें कीड़े होने शुरू होते हैं, मतलब एक क्षेत्र की अपेक्षा से हो गया। ऐसा ही उदाहरण मुझे आचार्य भगवंत श्री सुविधि सागर जी महाराज के एक प्रवचन में मुझे मिला, रत्नाकर शौकाचार्य के प्रवचन थे। उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। आचार्य भगवंत समंतभद्र महाराज जो कुंभोज भौगोली में थे, गुरुकुल के यहाँ पर थे, उनका संस्मरण सुनाया। क्योंकि आचार्य सुविधि सागर महाराज जब श्रावक अवस्था में थे तो उस गुरुकुल में थे और उनका बैंगन खाने का त्याग था। अब बैंगन खाने का त्याग था तो गुरुकुल में पहला ही दिन था, उस दिन वहां पर बैंगन की सब्जी बनी थी। और उन्होंने देखा, बड़ा उनको आश्चर्य हुआ, ये तो जैन गुरुकुल है, इसमें कैसे बैंगन खाया जा सकता है। तो उन्होंने खाया नहीं और वो गए आचार्य भगवान के पास, समंतभद्र महाराज के पास चले गए और उन्होंने अपनी व्यथा को बताया कि महाराज जी ऐसा कैसा है। तो उन्होंने संस्मरण सुनाया कि समंतभद्र महाराज ने यह शब्द लगाया कि भाई यहाँ पर ये जो
पश्चिम महाराष्ट्र है या फिर उत्तर कर्नाटक का भाग है, इस एरिया में आने वाले जो बैंगन हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं कुंभोज बाहुबली, वो उस एरिया में, इसमें आने वाले बैंगन उत्तर भारत में जो भरते का बैंगन रहता है उससे बहुत अलग है। ये छोटे और कांटेदार होते हैं, वहां के बैंगन बहुत बड़े होते हैं और अलग होते हैं। तो यहां पर बहुत पहले से परंपरा है, परंपरा मतलब ज्ञानियों की परंपरा है, व्रतियों की परंपरा है, प्रतिभाधारियों की परंपरा है कि इस बैंगन में वो दोष नहीं पाया जाता, इसलिए खाया जाता है। और यही बात आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज की जो गृहस्थ अवस्था की जो आज पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल के आती है, तो उनके यहाँ पे पाया गया कि इस प्रकार के, मैंने सुना हुआ है इस प्रकार की, कि उनके यहाँ मतलब उस एरिया के सारे प्रतिभाधारी जो है वो सारे उस प्रकार के बैंगन का सेवन करते हैं। इसके आगे जाकर के फिर समंतभद्र महाराज ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। भाई तुमने, अब ये यहाँ की बात हो गई, इसीलिए जो हमारे अज्ञान की अपेक्षा से उसके ऊपर डाउट मत ले लो। ये इस क्षेत्र की अपेक्षा से बहुत सारी वनस्पति का स्वरूप बदल जाता है। और तुमने अगर त्याग किया हुआ है तो तुम्हारा त्याग चालू रखो, क्योंकि तुमने त्याग किया हुआ है। तो त्याग है इसलिए इसको सेवन नहीं करना, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरों के खाते हुए देख करके उसमें दोष दिखा। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें अलग अलग प्रांत में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग ऋतु में जिस प्रकार से वनस्पतियों में बदल होता है उनका भी विचार हमें करना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि किन्हीं किन्हीं संघों में जो वाटरमेलन, कलिंगड़ हम लोग जो कहते हैं, या फिर तरबूजा जिसको कहा जाता है, उसका सेवन होता है और बहुत सारे संघों में नहीं होता। अब बचपन से हमने, हमारी दादी कभी नहीं खाती थी तो हमने तो यही देखा कि नहीं खाते हैं। या फिर जो बेल फल होता है वो बेल फल भी नहीं खाता है। वही सुविद्यासागर महाराज जी के प्रवचन में हमने सुना था कि इनका उल्लेख आगम में पाया जाता है। 2-3 चीजें जो है वो 2-3 वनस्पतियों का उल्लेख आया है और उन्होंने उसमें आगे बताया कि भाई इसका, ये इनका त्याग करने के लिए क्यों बताया है, ये बताने वाले ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। तो इसके ऊपर ज्यादा तर्क कुतर्क नहीं करना। अगर जो चीज आगम में सीधे सीधे बताई गई है कि इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए प्रयोग, ये बात है। नहीं तो फिर आप इसका सेवन करते हो, उसका नहीं करते हो, आपको मदिरा का त्याग करते हो नशेली है करके, फिर वो जिस वाइन जिस अंगूर से बनती है उस अंगूर को चलते हैं। ये सारे तर्क कुतर्क है, इनके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पर्याय बदलते ही बहुत सारी चीजें बदल जाती है। अब जैसे जिस चीज का मैंने बेल फल की बात कही, अब बेल फल को अगर, और वो पेट के लिए आयुर्वेद की अपेक्षा से तो बहुत, मतलब वो जंतुनाशक है, कीटनाशक है। अगर पेटों में, किसी के पेट में अगर बैक्टीरिया वगैरह हुए हैं, पेट में दर्द वगैरह होता है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज है बेल का फल। तो वो बेल का फल उत्तर भारत में हमने देखा कि वो तो ठंडाई की अपेक्षा से वो बहुत ठंडा होता है। तो किसी का उपवास है तो पारना के दिन तो उससे बना हुआ जूस, वो बेल फल का जो जूस है वो तो देते ही देते हैं। और दक्षिण में उसको वर्ज किया गया है। मतलब प्रांत की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, ऋतु की अपेक्षा बहुत सारे बदलाव होते हैं। आचार्य भगवान ने यहां पर जो दिए गए हैं वो एक कुछ ऐसे लक्षण दिए गए हैं जिनको हम मोटा मोटी कह सकते कि भाई इसमें से हमें पता चल जाएगा कि ये लक्षण होते हैं और इन लक्षणों के आधार पर आप सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित की निर्णय करिए, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का, और इसके आगे चल करके फिर आप भक्ष अभक्ष का निर्णय करिए। अब देखिए, अगर अमरूद है, अमरूद है या कोई अगर फल है वो पका हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं कि चौके में महाराज जी को पूरा का पूरा अमरूद ही दिया जाए। आप उसको क्या करते हैं, या फिर जिसकी सचित्त त्याग प्रतिभा है, 5वीं प्रतिभा है, वो भी, वहां से आगे वाले प्रतिभाधारी ऐसा नहीं खाएंगे। पहले वालों ने भी नहीं खाना चाहिए, उसको सचित्त से अचित्त करके ही खाना चाहिए। तो बिलोया जाता है, उसमें लवण आदि लगाया जाता है और फिर उसके बाद में उसको सचित, मतलब शोधन करने की प्रक्रिया जो है वनस्पतियों की, वो फिर इसके आगे आ जाती है। मतलब एक चीज है कि सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित होना, उसके बाद में भक्ष और अभक्ष की अपेक्षा से विचार, और उसके बाद में फिर खाने के वक्त शोधन करने की अपेक्षा से विचार। इन सभी की अपेक्षा से विचार करके हमें वनस्पति का सेवन करना चाहिए। आचार्य भगवान, मैं आपके प्रश्न का आधार लेकर के मैंने बहुत सारी चीजें कही, क्योंकि इसके ऊपर ही जनरली इस विषय पर चर्चा होती है, इसलिए मैंने इस विषय को थोड़ा सा लंबा खींच लिया। अब आचार्य भगवान, आप इसके ऊपर जो आप कहना चाहते हैं हम भी सुनना चाहेंगे सभी। मैं एक और पूछना चाहता हूँ। जैन अधिकतर साधु लोग और पंडित विद्वान श्रावक लोग कहते हैं साधारण वनस्पति के जो
प्रकार है वो खाना नहीं चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। यह सैद्धांतिक दृष्टि से उपदेश में सुनने में पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा करके जैन लोग भी इन चीजों का सेवन करते हैं। लेकिन त्रियंच जो प्राणी है, पंचेंद्रीय प्राणी, फिर उसमें मुर्गा भी आ गया, मुर्गी आ गई, भेड़ बकरियां वगैरह आ गए, तो ये जो इतर जो संप्रदाय के लोग धर्म के नाम से अथवा अपने रीति रिवाज से सेवन करते हैं, तो इसको जैन लोग पाप समझते हैं। जबकि साधारण जीवन की संख्या अनंत अनंत है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या असंख्यात है और बादल जीवन की भी असंख्यात प्रमाण में संख्या है। तो इन जीव संख्या की अपेक्षा देखे और पंचेंद्रीय जीवों की हत्या करके जो खाने वाले लोग हैं, प्राणी एक बड़ा कलेवर लिया हुआ है, उसको अनेक लोग खाते हैं। और ये आलू वगैरह जो कुछ आप लोग कहते हैं, हरी वगैरह, रतालू वगैरह, तो इसमें भी तो असंख्यात जीव है। तो अन्य संप्रदाय वाले अगर अपने जैनों को कहने लग जाए, भाई आप लोग भी तो असंख्य जीवों को खाते हैं, हम लोग पशु पक्षियों को खाते हैं, आप लोग वनस्पति के, लेकिन संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो आप भी उतने जीव हिंसा कर रहे, हम लोग भी कर रहे हैं। हम एक पशु को मार करके अनेक लोग खाते हैं मिल करके, और आप एक एक करके 4-4 आलू भी खा ले, तो हमसे भी बड़ी संख्या में आप जीवों को खा रहे और मार रहे हैं। इसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो देखिए यहाँ पर मुख्यतः से इसका समाधान तो खैर तत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भोजन ही बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सब्जी की बात छोड़ दो, अगर रोटी भी खानी है तो रोटी के लिए गेहूं कैसे लाओगे, चावल कैसे लाओगे? तो ये वनस्पतियां ही है, और इनको जब तक आप खेत से जब तक उखाड़ोगे नहीं तब तक कैसे करोगे? और हम ही नहीं, श्रावक ही नहीं, तीर्थंकरों ने भी तो सबसे पहले तीर्थंकर ने तो इक्षुरस का आहार लिया है। अब वो इक्षुरस का जो आहार लिया, वो इक्षु कहाँ से आया? वो भी तो वनस्पति था। तो ये मतलब ये जो चर्चा है, क्योंकि जो मनुष्य प्राणी है उसको जो भोजन करना है औदारिक शरीर को जिंदा रखने के लिए, उसमें ऊर्जा रखने के लिए, क्योंकि नौकर्म वर्गणा तो आ रही है, किंतु उसमें ऊर्जा रखने के लिए जो हमें कम से कम उसमें आरंभ होवे, इस चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक आरंभ नहीं होना चाहिए, इस चीज की तरफ देखना चाहिए। और जहां तक हो सके कम से कम जीवों की हिंसा विराधना। फिर सप्रतिष्ठित की जगह पर अप्रतिष्ठित को खाने के लिए क्यों कहा गया है? मतलब यह है कि सप्रतिष्ठित की अपेक्षा से बहुत सारे जीवों की हिंसा होगी, तो अप्रतिष्ठित की अपेक्षा से एक ही जीव की वहां पर हिंसा होगी, फिर वो श्रमण हो या फिर श्रावक हो। अब इससे भी आगे चल करके इंद्रियों की अपेक्षा से देखेंगे तो हमें प्राणों की संख्या मिलती है। आप क्योंकि हिंसा में प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा कहा गया है, तो हिंसा को प्राण के हरण के साथ में जोड़ करके देखा गया है। तो एकेंद्रिय में 4 प्राण है, पंचेंद्रिय में 10 प्राण है। इसकी अपेक्षा से जब देख करके जब चलते हैं तो कम प्राणों का हरण और ज्यादा प्राणों का हरण, ये भी चर्चा का विषय हो सकता है। तो इंद्रियों की अपेक्षा से कौन से प्राणी का आरंभ, मैं यहां पर हत्या नहीं कहूंगा, आरंभ ये कम पाप वाला है और कौन सा ज्यादा पाप वाला है? क्योंकि जहां पर पाप होने वाला ही है वहां पर तुलनात्मक रीति से आपको पाप कैसे कम किया जाएगा, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैन दर्शन ये कम से कम हिंसा विराधना होवे, इसकी तरफ ध्यान देता है, क्योंकि 0% हिंसा ये शक्य ही नहीं है। जी, नहीं तो कैसे, क्या खाएंगे? मतलब ये शरीर जो है इसमें अमृत तो झरने वाला नहीं है। फिर ये मानव प्राणी, फिर तीर्थंकर भी अगर देखे जाए तो आहार दीक्षा लेने के पश्चात तो आहार कर ही रहे हैं। जी, तो इस प्रकार से हमें इसकी तरफ देखना पड़ेगा तब। और जब तीर्थंकरों ने देखा, इसका मतलब है कि उन्होंने जो मध्यम मार्ग निकाला है कि कम से कम प्राणों का हरण हो, कम से कम जीव संख्या, क्योंकि आपने आचार्य भगवान आपने संख्या की अपेक्षा से कहा है, वो तो बिल्कुल है, संख्या के साथ साथ में प्राणों की संख्या ये भी महत्वपूर्ण है, तो उसकी अपेक्षा से देखना होगा। जी, जी। चलिए, अभी बहुत सारे हाथ ऊपर आए हैं, देखते हैं कि समय क्या हो चुका है, क्योंकि मुझे इस विषय को पहले पूर्ण करना है, क्योंकि ये गाथा जो है इसको हम आगे लेकर के चलेंगे और फिर प्रश्न की तरफ आएंगे। अगर समय नहीं होता तो फिर कल भी वापस प्रश्न लेंगे, पहले इस गाथा को पूर्ण करते। तो गूढ़ सिर और अगूढ़ सिर सबको समझ में आ गया? जो गाथा में गूढ़ शब्द है उसको भूलना नहीं है, क्योंकि गूढ़ क्या है?
वो सबके साथ लगेगा। गुड़ सिर, गुड़ संधि, गुड़ पौवा, वो आपको दिख रहा है। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात। एक तो है कि पौधे से निकालना, दूसरा सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की अपेक्षा से निर्णय, फिर भक्ष अभक्ष की अपेक्षा से निर्णय, और फिर शोधन की अपेक्षा से निर्णय। ये सारे निर्णय करके ही स्वाध्यायी को भोजन करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला ये आ गया गुड़ सिर की अपेक्षा से। अब चलते हैं गुड़ संधि की अपेक्षा देखने के लिए। ये सीधे सीधे आपको सामने दिखते हैं, देखो इतना स्वच्छ हम लोग देख सकते हैं, हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं। आचार्य भगवान ने कहा था गुड़ संधि मतलब क्या है कि अंदर का छेया, अंदर का जो पर्दा वो प्रकट नहीं हुआ है। गुड़ है मतलब अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पर नारंगी है, कच्ची नारंगी, उसको अगर आप देखोगे तो अंदर वहां पर देखिए पर्दे नहीं बने हैं। और वही जो पकी नारंगी है, पक्व नारंगी जैसे संतरा कहते हैं, ऑरेंज कहते हैं, उसमें देखिए उसके अंदर जो है वो पर्दे बने हुए हैं। आप लोग देख पा रहे हैं पर्दा किसको कहा जा रहा है? हाँ, वो फाके जो है उस फाकों को, दो फाकों को जोड़ने वाला पर्दा है। और हम लोग भी खाते वक्त जब संतरे को छीलते हैं, निकालते हैं, तो एक फाक को निकाल करके वैसे ही नहीं खाते, तो उसको भी उस पर्दे को अलग करके, फिर बीज को अलग करके, फिर अंदर का जो फाइब्रस है उसको खाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये गूढ़ संधि और अगूढ़ संधि। गूढ़ संधि क्या है? सप्रतिष्ठित है। जब पर्दा प्रकट हो जाएगा तब वो अप्रतिष्ठित होगी, मतलब पेड़ पर नारंगी पकने देनी चाहिए। वो पकने के बाद जब पेड़ पर ही है तब उसके अंदर जब वो पर्दा बन जाएगा तब वो खाने के योग्य होती है। ठीक है, जो किसान भी है, जो श्रावक भी है, जो अभी तक पेड़ पर पका नहीं है, अभी तक कच्चा ही है, वो ला करके उसको जबरदस्ती पाउडर के साथ पकाया जाता है, तब ये सारे दोष भी है। सप्रतिष्ठित वनस्पति को ही आप निकाल करके लाए हो, ये भी आपको समझना चाहिए। अब चलते आगे। अब आएगा गुड़ पर्व। देखो गन्ने के ही दो प्रकार, एक पका हुआ गन्ना सब लोग समझते हैं, और दूसरा अपक्व इक्षु, मतलब गन्ना अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो देखो उसमें गांठें नहीं दिख रही है आपको, मतलब प्रकट नहीं हो रही है, अंदर बनने की प्रक्रिया चालू है। मैंने बहुत प्रयास किया कि इसके पहले की अवस्था का भी अगर मान लो कोई चित्र मिल जाए, बट कम से कम इतना ही मिल पाया जिसमें दिख रहा है कि भैया अभी तक जो गांठ है वो बननी शुरू हो चुकी है किंतु प्रकट नहीं हुई है, जैसे पक्व गन्ने में दिखती है। समझ में आ गई बात? तो ऐसा गन्ना खाने के योग्य नहीं है, वो सप्रतिष्ठित है, और दूसरा वाला अप्रतिष्ठित है। तो देखो भगवान ने आहार तो लिया, भगवान ने आहार तो लिया, सप्रतिष्ठित का लिया क्या? नहीं, अप्रतिष्ठित का लिया है। ठीक है, मतलब जब उस गन्ने को निकाला गया होगा, वो प्रत्येक वनस्पति है, एक जीव की वहां पर हिंसा हुई होगी, उससे ज्यादा तो नहीं, और उसको भी टाल नहीं सकते। चलिए अब आता है समभंग। समभंग और असमभंग, इसके दो उदाहरण दिए गए आपको। एक है कि टूटने के बाद में समान टूटना। देखो पहले केस में एक कच्ची ककड़ी दिखाई गई है, ककड़ी समझते कुकुम्बर, खीरा, उसको तोड़ने के बाद देखिए कच्ची है तो बिल्कुल समान भंग के जैसे टूटती है, तब वो सप्रतिष्ठित है, बादल निगोदिया से भरी पड़ी है। और जब वो पक जाती है तो उसके देखिए टुकड़े कैसे हुए हैं, समान नहीं हुए हैं, वो टेढ़े मेढ़े हुए हैं। सबको दिख रहा है क्या? हाँ। उसके बाद में जो अंदर पर्दा है, यहां पर भी 6 की बात होती है। जो पर्दा देखो, चीकू यहां पर कच्चा चीकू दिखाया है, तो कच्चे चीकू में वो सफेद वाला पर्दा अभी तक नहीं बना है, किंतु जहां पर, या फिर जो अंदर तंतु आदि बना रहता है वो नहीं बना है, किंतु पके हुए चीकू में देख लेना वो दिख रहा है आपको बीज के बाजू में। बस ये सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का फर्क है। सप्रतिष्ठित मतलब जो कच्चा है उसमें नहीं है, और मैं कच्चा पक्का ये शब्द लगा रहा हूं वो उस वनस्पति की पर्याय की अपेक्षा से लगा रहा हूं, इसको सिद्धांत नियम नहीं बनाना। ठीक है ना? सुनने वाले भी जो वीडियो देखने वाले होंगे उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं, और आप लोगों को तो कह ही रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आएगा वो छिन्न रूह। एक छिन्न रूह है और दूसरा छिन्न अरूह है। रूह मतलब जो वापस उग सकता है, और अरूह मतलब वापस नहीं उग सकता है। तो उस अपेक्षा से देखो, जो वनस्पति काटने पर उसके टुकड़े फिर से उग जावे, मतलब हम ये बहुत सारे लोगों ने बचपन में प्रयोग करते रहते हैं, है ना? एक
डिश लेकर के उसमें पानी डालते हैं और गाजर का टुकड़ा जो है उसका ऊपर का है उसको रख के उसमें से वो डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीजें करते थे। तो ये सब देखिए, ये ऐसा इसको कहते हैं छिन्न रूह, जो काटने पर भी उग जावे। और आम्र, आम्र मतलब क्या है? अब ये कल वाला उदाहरण मत लेना कि ऊपर का तना तो कटा हुआ, नीचे रूट्स जो है, मूली जो है वो जमीन में, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। छिन्न अरूल का मतलब क्या है? पूरा का पूरा पेड़ कट गया, अब उसमें से कुछ नहीं आएगा। गाजर कैसे काटा है? गाजर को जमीन से बाहर निकाला, फिर उसको काटा, तो भी उसमें से उग रहा है। आम का पेड़ पूरे जमीन से उखाड़ दो मूलों के साथ में, और फिर उसको काट करके फिर से वो उगेगा क्या? नहीं उगेगा। तो उस तरीके से यहां पर कह रहे हैं कि छिन्न रूह और छिन्न अरूह। समझ में आ गई बात? ये भी उदाहरण देख लेना। तो कौन सा वाला सप्रतिष्ठित है, कौन सा वाला अप्रतिष्ठित है, वो आप देख सकते हो। यहां तक की बातें ये हमने देखी। छिन्न रूह, छिन्न अरूह, गूढ़ सीर संधि, इन सब की अपेक्षा से वर्णन यहां पर किया गया है। अब आपके जो प्रश्न, यहां तक के जो प्रश्न उनको लेंगे और फिर अगली गाथा की तरफ चलेंगे। अब अगली गाथा में आचार्य भगवंत हमें जो विषय आ रहा है वो है कि सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के और भी कुछ विशेष लक्षण होते हैं। अब तक तो सिरा, स्नायु आदि की अपेक्षा से बताया गया। अब इसके आगे उनके पत्ते, फूल, फल, उनकी टहनियां, उनके जड़, इनकी अपेक्षा से भी आचार्य भगवान हमें सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित कैसे पहचानना, इसके बारे में आगे कुछ बताने वाले हैं। उसको जाने से पहले आपकी जो 3 लोगों के प्रश्न, मैं 3 ही प्रश्न भी लूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुरेखा दीदी, प्रमोद जी और विजयलक्ष्मी दीदी। सुरेखा दीदी बताइए। सुरेखा शाह दीदी, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? प्रमोद जी तब तक आप पूछिए। मैं ये कहता कि जैसे आपने वो तोरई दिखाई थी, तो वही तोरई क्या बाद में सिरा रूप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जो आपने कच्ची तोरई दिखाई, ऐसा तो नहीं है, मतलब वो दोनों तरह का अलग है? वो पेड़ पर रहेगी तो हो जाएगी। नहीं, लेकिन मैंने ये देखा है कि दोनों तरह की अलग ही आती हैं। ये तोरई वो बनेगी नहीं, सिरा रूप बनेगी नहीं वो। देखो, कच्ची तोरई डालने के बाद जो मुझे चित्र मिला, मैंने कच्ची तोरई का दिखाया, क्योंकि अलग अलग आती तो हैं, देखा आती तो अलग अलग देखी है हमने, लेकिन उनका नाम अलग अलग है, लेकिन वो एक ही पेड़ गिलका पे गिलका बने वाले गिलका 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 हो या जो भी है, देखो एक बात को समझ लेना कि तोरई की अलग अलग प्रजातियां जरूर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किंतु एक प्रजाति जो है तोरई की, वो इसी प्रकार से स्मूथ दिखती है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कर रहे हैं हम, उसकी बात नहीं कर रहे। अगर आप चित्र को वापस देखेंगे तो उसमें शिरा अप्रकट है, वो बिल्कुल वो भी चित्र हमें मिला था इंटरनेट पर, वो पहले वाली पीडीएफ में। अगर आपने, जिसने पुराना वाला गोमट सर का पीडीएफ जिसके पास होगा, उसमें वो वाला चित्र था, और हमें गुरुदेव ने ही बताया था कि आपने ये गलत चित्र लगाया करके। ध्यान सागर महाराज जी ने जब ये देखा था बोला था आपने गलत लगाया, क्योंकि ये पकी हुई है, ये अलग प्रजाति की है, तब हम उसको हटाया था और ये वाला लगाया चित्र, क्योंकि ये जो है इसकी शिराएं, हाँ तोरई और गिलका अलग होता है, बिल्कुल है, किंतु अगर आपको मैं उस चित्र को फिर से दिखाऊं, उसमें शिराएं दिखती है। एक मिनट। और वो पेड़ पर रहेगी, पौधे पर रहेगी, तो ही वो आगे बढ़ करके वो पक जाएगी और उसकी शिराएं प्रकट हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा उसमें आपको जो है ना शिराएं दिख रही है, हाँ हाँ, लेफ्ट वाले में। अच्छा दूसरा जो होता है वो बिल्कुल भी सपाट, मतलब वो बिल्कुल स्मूथ होती है, उसमें शिराएं नहीं दिखती है। अच्छा, मतलब वो ठीक है। ये वाली जो ये दिखने के लिए बहुत सिमिलर है, किंतु ये कच्ची तोरई है। और आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है कि तोरई का एक प्रकार आता है उत्तर भारत में, वो होता स्मूथ है, उसमें शिरा वगैरह नहीं होती है, तो उसके पहचानने की बात अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर उदाहरण जो लिया है वो इसीलिए दोनों दिखा है, ये पक्की वाली और उसी की कच्ची अवस्था दिखाई गई है। तो वो पक्की, मतलब पक्की खाने योग्य होती है, लेकिन लोग मतलब
व्यवहार में तो वो पकी लोग लेते ही नहीं है। लक्षण मत लगाना, एक ही लक्षण मत लगाना, उसके अंदर वाला आप कभी उसमें देख रहे थे कि उसके अंदर वाले जो लक्षण है उसके, वो लक्षण क्या बाकी वाली चीजों में आते हैं क्या नहीं आते हैं? क्योंकि दो गाथाओं के द्वारा, ये गुड़ सिर संधि वाली भी गाथा है और अगली भी गाथा है, तो ये गाथाओं के द्वारा जो लक्षण आचार्य भगवान ने बताया है उसमें से अगर आते हैं कि नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो उस प्रकार से सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित लगा लेना। ठीक। हाँ विजयलक्ष्मी जी बोलिए। ये अभी आम के पेड़ को समझो काई लगी तो सप्रतिष्ठित हो गई, तो उसके फल क्या होते हैं? फल की बात अलग है, अच्छा, आम पेड़ को जैसे समझने का, फल अलग। कहाँ पर जा रहे हैं वो अलग है ना। और बादल, अब देखो और एक चीज आपको मैं कह रहा हूं, जब आम बहुत कच्चा होता है तो उसमें से चिकट ऐसा चिकना द्रव भी निकल होता है, और उस चिकने द्रव के आश्रय से बादल निगोड़िया जी उनके पास होते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे, हर एक वनस्पति के साथ में बहुत सारी चीजें बदल जाती है, तो उनको उस की अपेक्षा से देखना चाहिए। नहीं, मुझे और पूछना था कि हम आम जो लेते हैं तो समझो वो आम काटे बाद कोई रहती ना अंदर, उसको क्या बोलते कोई। हाँ, तो उसको थोड़ा सा ये रहता है, मतलब खराब दूसरा। हाँ हाँ गुटली गुठली गुठली कीड़ा लग गया हाँ है ना, हाँ गुठली हाँ हाँ, तो वो सप्रतिष्ठित ही हो गई ना आम वो। बिल्कुल हो गया। देखो, ये देखो लोक व्यवहार में क्या होता है और आगम में क्या बताया गया है, दोनों नहीं, चीजें। इसके लिए मुझे पूछना था कि हम खाना चाहिए नहीं, वो अभक्ष है या भक्ष है, इसके लिए पूछा मैं, ऐसा नहीं। अंदर कीड़ा निकल रहा है तो नहीं खाना चाहिए। हाँ, और क्योंकि खाली कोई कुछ रहता है, बाकी आम अच्छा रहता है, कोई को थोड़ा सा कीड़ा रहता है। ये इसका इसका आपने निर्णय कैसे किया? जो आंखों से आप देख पा रही हो उससे निर्णय कर लिया। हाँ हाँ हाँ, प्रादुर्भाव हुआ है कि नहीं हुआ है इसका, जब तक बाकी का पीला और कुछ काला नहीं दिख रहा है तब तक आप कहोगे कि सही है। अरे इतना ही नहीं, हमने तो कहीं कहीं ये भी देखा है कि बाहर से कीड़ा दिख रहा है, उतना पोर्शन छोड़ करके बाकी का आम खा लिया। अब रॉन्ग है। आम के बारे में ये हालत होने की चीज ये है, जब 1200 रुपए दर्जन हो जाएंगे, 800 रुपए दर्जन आम हो जाएंगे, तब इस प्रकार से लोगों में प्रवृत्ति बढ़ी है ना। तो इससे अच्छा है कि अपने तृष्णा पर, अपनी जो लालच है उसके ऊपर ही काबू रखा जाए, और अगर सचमुच वो सही है तो ही खाया जाए। चलिए, मतलब अभी आपने बोला खरबूज और कलिंगड़ भी नहीं खाना चाहिए, तो ये क्या एक्चुअली खाना चाहिए नहीं चाहिए? सुनो सुनो सुनो, एक होता है खरबूजा, दूसरा होता है तरबूजा। अगर आप हिंदी का प्रयोग करना चाहते हो, मराठी का प्रयोग में खरबूज और कलिंगड़ ये दो अलग हाँ अलग। हाँ हाँ तो वाटरमेलन की बात कर रहा हूं जिसका जिक्र आचार्य भगवत सुविद्यासागर महाराज ने किया था। बट हमने अभी बहुत सारे साधुओं को ऐसा देखा है कि वो लेते हैं और वो बहुत स्वाध्यायी और ज्ञानी साधु है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं कोई आगम देखा नहीं होगा या नहीं होगा, तो अलग अलग प्रथाएं हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके से। मतलब कंक्लूजन क्या निकालना चाहिए कि खाना चाहिए? ये तो अपने अपने ऊपर है, अगर आपके गुरु अगर आपको खाने की परमिशन देते तो आप अपना देख लो। अच्छा अच्छा, ऐसे अपन डिसीजन लेना है। हम कैसा निर्णय करेंगे उसका, है ना। ठीक है, चलो। सुरेखा दीदी आपका अनम्यूट हो रहा है कि देखिए। अच्छा, वापस 2-3 हाथ बढ़ गए। वंदना भैया, हाँ एक दीदी। ककड़ी का उदाहरण में भी ऐसा है। हम तो ककड़ी लाते हैं, अंदर से बीज भी निकलता है, तो उसको काप करने से तो सेम ही पीस होता है, अच्छा वाला। ऐसा जो दूसरी में बताया ना, हाँ, ककड़ी भी वो अलग तो प्रकार की आती है। हाँ, तो दूसरा जो पक्का वाला बताया था ककड़ी में, तो वो तो ऐसा तो बिगड़ी हुई ककड़ी है तो ही ऐसा होता है। तो ये मतलब यही हो गया कि हर एक प्रजाति के साथ में बहुत सारे वेरिएशंस है और बहुत अच्छा। सी चीजें वहां पर हो जाती है, तो उसकी अपेक्षा से आपको जब तक वो अपक्व है तब तक नहीं खाना चाहिए, पक्व होने के बाद खाना चाहिए। और उस प्रजाति का पक्व होना मतलब क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए आगम में एक बात कही गई है, अज्ञात फल को नहीं खाते। जिसके बारे अब हो गया ना, बहुत सारा ड्रैगन फ्रूट आ गया, कीवी, हाँ वो तो है, उसे ये तो कीवी आ गया, ड्रैगन फ्रूट आ गए, चीजें आ गई, ऐसे बहुत सारे आ गए। अब ये इसके बारे में हमारे पास लेकिन अभी व्यवहार में तो वो जो कच्ची वाली ककड़ी बताए ना, वो ही सब चलती है। अंदर से बीज दिखाई देते हैं लेकिन सब वही खाते हैं ना। बीज की अपेक्षा से बताया नहीं यहाँ पर। हाँ, फिर भी तो अपक्ष हो।
अपक्ष हो गई तो फिर नहीं खाते ना। नहीं नहीं, बीज की अपेक्षा से बताया नहीं कि बीज है या बीज नहीं है। बीज तो छोटी वाली में भी बीज हो जाएंगे। यहाँ पर ककड़ी का उदाहरण जो लिया है वो क्योंकि उदाहरण ऐसा मिला कि काटने के बाद उसके समान भंग होते हैं कच्ची ककड़ी के, और नहीं हो रहे, तो इसकी अपेक्षा से वो खीरा ककड़ी जो कही जाती है हरी वाली डार्क, उसका उदाहरण ले लिया। अच्छा, वो खीरा ककड़ी का है। हाँ, खीरा ककड़ी का उदाहरण ले लिया। अच्छा, ठीक है। अभी सुन करके बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा आई, वही जब चलता रहेगा। चलो ठीक है, अब जिनके हाथ ऊपर, क्योंकि क्या है ना कि आपके प्रश्न सुन करके लोगों के मन में फिर नई नई चीजें आ जाती है। चंदा जवारिया दीदी बोलिए। वंदन भैया जी, एक इंद्री में 4 प्राण मतलब? फिर से कहिए। आपने बताया ना एक इंद्रिय जी, एक इंद्रिय में 4 प्राण है। प्राण प्ररूपना सुनी कि नहीं सुनी अपनी? प्राण प्ररूपना, प्राण किसे किसे कहा गया? आयु, श्वास, बल और इंद्रिय, हाँ 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 है ना? तो वो 4 ही तो है उस हाँ हाँ इंद्रिय के पास। हाँ 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 उसके और ठीक है। इंद्रिय के पास 10 है, तो उसी का विस्तार हो 10 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई से। वंदना भैया जी। हाँ दीदी बोलिए। जैसे अभी प्रमोद भैया ने बोला वो तुरई के लिए, तो कच्ची तुरई तो सब प्रतिष्ठित हो गई और पक्की ले तो बिगड़ी हुई एकदम, वो खाने लायक ही नहीं होती। उस, कैसे निर्णय करें? उसके बीच वाली भी तो कोई है ना खाने वाली? अरे उसके बीच में तो कोई खाने वाली होगी कि नहीं? एक तो बिल्कुल फेंकने वाली बिल्कुल बिलबिलित हो जाती है, और एक बहुत कच्ची है। अब इस दोनों के बीच वाली लेके आओ। अभी ऐसे क्या मालूम पड़े कि ये एकदम ही नहीं लेनी चाहिए, या है ना दीदी, अब मैं तो किसान हूँ। आप एकदम कच्ची वाली तो समझ में आती है। वाला हो कि आपको साथ में सब्जी लेकर के दिखाओ कि ये वाली अच्छी है। उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, और आप लेडीज लोग तो इतनी बड़ी आए तो आपको हाथ में लेते ही पता चलता है कि लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, ये वाली चर्चा हम नहीं करेंगे। चलो आगे। जो लक्षण बताए उन लक्षणों की तरफ ध्यान देना। चलिए, साथ भाई दीदी बोलिए। कोटड़िया दीदी। हाँ दीदी बोलिए, आपको अनम्यूट कर दिया, बोलो। दीदी आपका अनम्यूट हो चुका है, बोलिए। हाँ हाँ आप ही। आपने अपना नाम मोटो G5 लिखा हुआ है, बोलिए। भिंडी भी आती है, भिंडी छोटी वाली बड़ी वाली, जैसे बीज भी होते हैं, रेशा भी होता है, रुआट भी होती है। हाँ, तो लक्षण देख करके लगा लेना। लक्षण देख करके लगा। आप भिंडी के बारे में जाओगे तो भिंडी में ये सारी की सारी चीजें लगती है क्या? इसके साथ में भिंडी के परीक्षण के लिए और कुछ चाहिए क्या? ये भी आपको देखना पड़ेगा। ऊपर से तो है, अंदर कीड़ा लगा हुआ है ना? वो तो शोधन करने के बाद ही पता चलेगा। तो सिर्फ ऊपर के ये कुछ बाह्य लक्षण बताए गए हैं कि बाह्य लक्षण से उसको तोड़ने की ही जरूरत नहीं है। ये आचार्य भगवान आपको कह रहे हैं कि ये पौधे के ऊपर लगा हुआ वनस्पति का फल है, ये फल में आपको दिख रहा है कि ये अभी भी सप्रतिष्ठित है, इसको तोड़ना ही नहीं है, सीधी बात। अब जो अप्रतिष्ठित लग रहा है, जो तोड़ने योग्य लग रहा है, उसको तोड़ो। अब तोड़ने के बाद शोधन वाली प्रक्रिया, जैसे अभी विजय लक्ष्मी दीदी भी बोला कि भाई अंदर कीड़ा है, वो बाहर से तो नहीं दिख रहा है, तो शोधन करके जो आपने जब देखा कि अंदर खराब है, तब भी उसको फेंक देंगे क्या? तब कहेंगे नहीं, बाहर से शिराएं हैं, बाहर से स्नायु प्रकट हो गए हैं, आचार्य नेमिचंद्र महाराज ने खाने के लिए बोला है, मैं तो खाऊंगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना ऐसा। तो ये तीनों चीजों को आपको ध्यान में रख करके चलना। ये तोड़ना है कि नहीं तोड़ना, इसके लिए बाह्य लक्षण जो है उसको समझ लेना। ठीक है, चलिए। सुमन से दीदी बोलिए। मुझे मालूम ये काय मार्गन है ना, बहुत थकाने वाली चीज है, बोलिए। सुमन दीदी अनम्यूट करिएगा। दीदी अनम्यूट करिए। चलिए, तब तक हो गया। भैया जी वंदना। भैया जी, ये जो आपने बताया, इसमें सम्मूर्छन जो वनस्पति होती है, तो उसमें अपन इसको किस तरह से करेंगे फिर? नहीं, देखो, सम्मूर्छन का जो था वो उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद किए गए थे। अच्छा। सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित पहचानने की अपेक्षा से वनस्पति के लक्षण कर रहे हैं। तो अब देखिए, जो भिंडी की बात चल रही है, तोरई की बात चल रही है, ये सबके तो बीज होते हैं, संतरे के बीज होते हैं, तो ये सब
जो बीज वाले होते हैं वो बीज वाले में आ जाएंगे। तो ये उत्पत्ति की अपेक्षा से वर्णन नहीं चल रहा है यहाँ पर सप्रतिष्ठित की अपेक्षा चल रहा है। और जो आप समूर्चिन कह रहे हो, जैसे घास है, गवत है, वो जो घास है, तो वो घास को तो अब कौन से वाली घास खाते हैं हम लोग? बोलो, कौन सी वाली घास खाते हैं? घास खाते हैं क्या हम लोग? नहीं, घास खाते तो नहीं, लेकिन जो पत्तियां आती, पत्तियों वाली सब्जी रहती है बारीक बारीक। खाते हैं, घास भी खाते हैं भाई। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, तो उसमें वो पत्ती पत्ती वाली जो सब्जी। लेमन ग्रास खाते कि नहीं खाते? चाय में गौती चाय हाँ औषधि है बोल करके, हाँ 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 हाँ। नाम ही घास होता है। हमारे यहाँ पर मराठी में उसको गौती चाय बोलते हैं, मतलब वो लेमन ग्रास अंग्रेजी का नाम है उसका, है ना। तो वो भी एक प्रकार की घास है, किंतु वो पौधे में आ गई करके ठीक है। अगर मान लो कि उसको समूर्चन की अपेक्षा कहीं दीवार पर आ गई, सारी सभी प्रकार की घास वहां पर नहीं उगती है, तो वहां पर उत्पत्ति की अपेक्षा से चर्चा है। यहाँ पर बादल निगोदिया जीव आश्रय है या नहीं है, इसकी अपेक्षा से चर्चा है। और भैया जी, दूसरा प्रश्न है कि हम कई फल जैसे रहते हैं, वो कच्चे रहते हैं, वो घर में लाके पकाते हैं, जैसे खरबूजा हुआ या चीकू हुआ या सीताफल हुआ, तो उसको फिर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? वो जो आप पकाने की बात कर रहे हैं, वो 3 या 4 दिन में पक जाते हैं। मतलब पूर्व भी अगर आप देखा जाए तो उसमें मिठास आना, एक बात समझ लो, यहाँ पर जो लक्षण किए गए हैं वो जीवों को आश्रय है या नहीं है इसकी अपेक्षा से लक्षण है। और आप पकाने की बात कर रही हो, उसमें मिठास आई है कि नहीं आई है इसकी अपेक्षा से कह रहे हो। तो आप पहले अगर आप कच्चा, जिसको आप कच्चा चीकू कह रहे हो, उसके अंदर भी तो छेया लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, तो उसके अंदर तो बादल निगोदिया जीव नहीं है, फिर भी आप उसको नहीं खा रहे, 3 दिन आप उसको घर में रख रहे हो, क्यों? क्योंकि उसमें मिठास नहीं आई है। मतलब इसीलिए मैंने कहा था कि कच्चा और पक्का इन शब्दों के ऊपर मत जाइए। खाने योग्य होने के लिए आपको जो खाने योग्य चाहिए उसकी अपेक्षा से देखो। अगर मान लो किसी ने आम निकाल करके 7 दिन के लिए घर में लगा दिए, घास में, सूखी घास में रख दिए, गरमाइट में रख दिए, अब वो 7 दिन पहले जब उस आम को तोड़ा गया था, अगर उसमें बादल निगोदिया निकल जाने के लक्षण अगर है तो वो अप्रतिष्ठित हो चुकी है, किंतु उसमें खाने वाली मिठास अब तक उसमें नहीं आई है, इसीलिए आपने उसको सूखी घास में लेकर के पका लिया। इस अपेक्षा से उसको समझ लिया। ठीक है, ठीक है। तो ये वर्णन जो चल रहा है वो सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की अपेक्षा से चल रहा है। खाने वाली बात तो और आगे आएगी। जैसे मैंने कहा कि बाहर से सारी चीजें ठीक है भैया, बादल निगोदिया जी उसमें से निकल गए हैं, किंतु अंदर कीड़ा है तो हम खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। मतलब खाने की अपेक्षा, शोधन की अपेक्षा से जो वर्णन है वो अलग तरीके से चलेगा। जी ठीक है, चलिए अर्चना दीदी बोलिए। हाँ भैया जी, मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे कच्चा और पक्का वाला, तो इसकी जगह अपन काल मर्यादित ले सकते हैं कि जैसे कोई भी सब्जी है वो 2 महीने 1 महीने लगता है उसको बढ़ के पकने में, टूटने में, तो हम निकल रही है उसके 15 दिन 20 दिन 25 दिन की हुए तो वो हमारे खाने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये अभक्ष है, अभी अभक्ष नहीं, सॉरी, सप्रतिष्ठित है। देखो तो ये क्योंकि भाई कोई भी चीज जब पैदा होती है छोटी बच्ची से, बच्चा मतलब बच्चा कहने का मतलब ये अपना पंच इंद्री वाला बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ। काल मर्यादा की अपेक्षा से सब जगह पर वर्णन लग जाता तो आचार्य भगवान काल मर्यादा की अपेक्षा से गाथा करते। जब उन्होंने इस प्रकार से गाथा करी है कि इन लक्षणों की अपेक्षा से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियों को हमने उदाहरण एक एक का ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसी में सिर्फ वो घटित होता है। ये लक्षण ज्यादातर वनस्पतियों में आते हैं और काल मर्यादा की अपेक्षा से वनस्पतियों का वर्गीकरण सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने अलग कर दिया। अब आम को सप्रतिष्ठित से अप्रतिष्ठित होने में कितना समय लगता है और तोरई को कितना लगता है, बहुत फर्क है। तो अगर आपको काल मर्यादा अलग अलग होगी, वो नहीं बोल रही मैं, हाँ। उसके हिसाब से नहीं बोल रही मैं, कह रही जैसे कोई भी सब्जी लगाई, मान लीजिए भिंडी लगाई, 1.5-2 महीने में भिंडी बड़ी होके पक के जिसमें शिराएं बन जाती निकल, लेकिन वही आप 20 दिन में लगी भिंडी खाओगे वो इतनी सी रहेगी, तो वो तो सप्रतिष्ठित हुई ना। तो मतलब मेरे कहने का मतलब वो, सुनो, ये प्रजाति के ऊपर बदलेगा नहीं बदलेगा? हाँ वो मतलब वो देख के खाना, मेरे कहने का मतलब वो चीज हमको वो भी ध्यान रखना चाहिए, ये कहने का। आम के पौधे को बहुत सारे आम लगे हुए देखे, मतलब ये उसका काल अलग अलग हो जाता है, 5 वर्ष लगते हैं इसको, नहीं टूटते हैं, 1 साल में दे दिया उसने इतने सारे आम, तो वो अप्रतिष्ठित है कि नहीं ये बताओ। मतलब काल मर्यादा फिर आपको हर एक प्रजाति की अपेक्षा से वर्णन करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं थोड़ा बहुत उसमें से आ जाए। जैसा भी आपने आम की बात ली, तो जैसे अपन कैरी
तोड़ लेते हैं, चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं। चटनी तो हम खा लेते हैं, अचार चलो अब अक्षय। मतलब तो ये ये तो आप फिर है, तो हमने सप्रतिष्ठित का कर लिया, अचार चटनी खा ली। कैरी का मतलब ये नहीं है कि वो सप्रतिष्ठित है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके खाने योग्य है कि नहीं, खाने योग्य नहीं है, इसका सप्रतिष्ठित से संबंध नहीं लग रहा है। उसके आश्रय से बादर निगोदिया जीव है कि नहीं है वो लग रहा है। बादर निगोदिया जीव निकल गए इसका मतलब ये नहीं कि वो इमीडिएटली खाने के योग्य हो गई। नहीं, आम वाला फिर से एक बार समझाइए। आम कच्चे और ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन। कच्चे आम जिसमें बिक्री नहीं पड़ी है। कच्चे आम को आप सप्रतिष्ठित क्यों मान रही हो? नहीं, मैं मान नहीं रही हूँ, मैं पूछना चाह रही हूँ क्या है ये। क्योंकि इस प्रकार अगर लक्षण की अपेक्षा से वो अप्रतिष्ठित हो चुका है तो वो अब खाने की अपेक्षा से कच्चा आम और पक्का आम है, मतलब मीठा आम और खट्टा आम इस प्रकार से हो, पर वो अप्रतिष्ठित हो चुका है। तो अप्रतिष्ठित हो चुका है, जैसे मैंने कच्चा केला, कच्चा शब्द लगा दिया क्योंकि वो समझने के लिए इजी है, बोली भाषा में उसको कच्चा आम या कच्चा केला कहते हैं, तो इसीलिए कच्चा शब्द लगा दिया। आप समझो पहले। लेकिन कब तक वो अप्रतिष्ठित रहेगा? कितने समय तक वो अप्रतिष्ठित? कब नहीं खाना है, कब खाना है? छोटे में उत्पन्न ना हो, जब तक मसल्स उत्पन्न ना हो उसमें। अच्छा, जब तक देखो कैरी भी है उसकी बाटी अलग होती कि नहीं होती है। आप कच्चा आम जो कह रहे हो, कच्चा आम को जो अगर आप वो तोड़ोगे तो अंदर बीच वाला जो गुठला वाला जो भाग है वो उसके अंदर से अलग होता है कि क्या उसके साथ ही चिपका रहता है? अलग होता है, अलग होता है, वही खाने योग्य, नहीं तो नहीं खाने योग्य नहीं है वो। हाँ, वही पूछ रही थी मैं, क्योंकि कई कैरी होती है जिसको चाकू से कट जाती हैं, तो वो तो शिराएं नहीं डेवलप हुई, इसलिए पूछ रही थी। शीरा सब में नहीं आएगा। शीरा जिस वनस्पति में शीराएं बनती है उसमें शीरा आएगा, जिस वनस्पति में बनती है वहां पर तंतु बनते हैं। चलिए, तंतु बनते हैं। अब कच्चे आम को कैसे करेंगे आप? उसकी गुठलियां होती कि नहीं होती है, इसकी अपेक्षा से है। मतलब गुठली का वो आना चाहिए, कड़कपन। हाँ? गुठली का कड़कपन आना चाहिए, तभी अपन खाने योग्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो कच्चे आम का बना हुआ एक दिन का आचार आगम में भक्त। हाँ, नहीं, इसीलिए वो थोड़ा सा सबको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मेरे को थोड़ा हो गया। इसीलिए कंफ्यूजन आप लोग कर रहे हो, मैं कह रहा हूं, मैं इतनी बार मैंने बता दिया कि कच्चा और पक्का ये शब्द अपने बात में मत रखो। नहीं, कच्चे पक्के के हिसाब से नहीं, वही मेरा कब खाना चाहिए वो व्यवस्था, वो समझ में आया। खाने के साथ मिक्स मत करो इसको। बादर निगोदिया जीव उसके साथ कब तक है और बादर निगोदिया जीव कब तक नहीं है। बादर निगोदिया जीव निकल गए इसका मतलब वो खाने के योग्य हो गई, अभी के अभी उस अवस्था में तोड़ करके मैं खाऊं ये जरूरी नहीं है। जैसे मैंने अभी चीकू का भी उदाहरण दिया, तो चीकू आपकी अपेक्षा के जो जितना मीठा होना चाहिए वो नहीं हुआ है, किंतु वो अप्रतिष्ठित है। तो अप्रतिष्ठित सप्रतिष्ठित पदार्थ बादर निगोदिया की अपेक्षा से रखना, उसके बाद में शोधन करने के बाद या अपनी रुचि के अनुसार ये खाने के योग्य है कि नहीं होगी, ये उसके आगे की परीक्षा है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ बादर निगोदिया जी से प्रतिष्ठित पर और अप्रतिष्ठित का यही चल रहा है। जी, थैंक यू भैया। चलिए नीरज जी, अंतिम प्रश्न आपका आज का, अनम्यूट किया है। नमस्ते आचार्य भगवान। वन्ना भैया, बोलिए सर। जैसे अभी अंगूर का सीजन चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है, तो उसमें बहुत सी बार जैसे फल वगैरह लेने जाते हैं तो पेटी में से जब निकाला जाता है तो उसमें बहुत से फफूंदी वाले फल दिखते हैं, तो उस समय गणना बहुत होती है, लेकिन उसमें से जो साइड में होते हैं वो तो हम ले आते हैं, तो वो लाने चाहिए नहीं लाने चाहिए? अब आप बताओ। मैं तो नहीं लाता हूँ, बाकी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। शब्द को लगा दिया फफूंदी वाला, अभी पहले भी वही बात हो गई। आपसे ये समझ में नहीं आएगा कि वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो कोरोना के दिन को याद करो। जी जी, कोरोना के दिन को याद करो, किसी को जुकाम हो गया इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोरोना हो ही गया है, और ये आंखों से नहीं बता सकते आप, वो कुछ लक्षण है। जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक, टेस्ट आचार्य भगवान ने दे दी यहाँ पर कौन से पैरामीटर चेक करने हैं, ठीक है ना। अगर उस पर खरा उतरता है तो ठीक है, किंतु ये बाहर से जो दिखने वाले हैं फफूंदी वगैरह जो है वो तो वैसे भी वो अंगूर तो अपने पौधे से अलग हो गया, पेड़ से अलग हो गया है, वो अपनी बेल से अलग हो गया, किंतु उसके ऊपर अभी भी बाहर से अगर, और उसके लिए फफूंदी वाला ही जरूरी नहीं है, तो उसके ऊपर जितने भी औषधि मारी गई है, फर्टिलाइजर्स क्या कीटनाशक मारे गए हैं, अब वो कीटनाशक खाने से कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं।
तो कीटनाशक को निकालने का तरीका भी तो देखना पड़ेगा हमको। मतलब देखो, खाने की अपेक्षा जब बात आती है तो सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित से बहुत सारी चीजें हमको आगे चल करके जोड़ करके खाने की अपेक्षा से देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय में गुरुओं के जितनी जहां तक हाँ नीरज जी, 1 मिनट में शायद आपका म्यूट हो गया, बोलिए अगर आपको और कुछ कहना है तो। नीरज जी अनम्यूट किया है हमने यहाँ से। वंदना भैया, हाँ। तो फिर उस समय जो आसपास के फल है तो उनको लेके आने में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से समझा जाए। यहाँ पर आपको विवेकता से काम लेना है कि भैया कितने इफेक्टेड उसके प्रभाव में आ चुके हैं और कितने नहीं आए हैं, ये आप उसमें कुछ निर्णय कर सकते हो। अगर मान लो अंगूर की पूरा का पूरा बॉक्स है और एक कॉर्नर वाले अंगूर का अगर कुछ खराब हो चुके हैं और आपको दिख रहा है कि उसमें रियली खराब और बाकी में नहीं है, तो पूरी बॉक्स लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो कुछ लिया जा सकता है। जो अफेक्टेड नहीं है, अगर मान लो कि आम की टोकरी है, उसमें 1 दर्जन आम है और 1 दर्जन आम तो बाहर से कीड़ा लगा हुआ 1 को दिख रहा है, किंतु बाहर के 11 को तो नहीं लगा हुआ है, तो 11 आप ले सकते हैं, किंतु खाने के पूर्व उसको डायरेक्टली उसको ऐसा चूज करके नहीं खाना चाहिए आम को। फिर शोधन करने वाली चीज जो है वो वहां पर आ जाएगी। सावधानता से उसको आपको बिलो करके देख करके फिर, अच्छा आंखों से कुछ कीड़ा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आम अच्छा या खराब है। अगर आपको उसका वर्ण खराब हो गया है, उसकी गंध खराब हो चुकी है, उसकी टेस्ट खराब हो चुकी है, तो भी तो वो खराब है। मतलब देखिए, और कितने सारे पैरामीटर उसमें ऐड हो गए, क्योंकि आंखों से तो हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसका गंध खराब हो चुका है, उसके टेस्ट खराब हो चुकी है, इसका मतलब उसके अंदर बादर निगोदिया जीव प्रवेश कर चुके हैं। हाँ, वो तो खुशबू से भी पता चल जाता है और स्वाद से भी, खाने के बाद तो स्वाद से पता चलता है, बाकी खुशबू से पता चल जाता है ज्यादातर तो ये खराब हो। सावधानता ज्यादा। इस गाथा का संबंध बाह्य लक्षणों से और कुछ आंतरिक लक्षणों से, क्या वो फल या वनस्पति सप्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित है, यहां तक ही रखना। जो तोड़ने के बाद भी अप्रतिष्ठित नहीं होने वाली है, उसका तो तोड़ना भी पाप है और उसको तो भी पाप है। वैसे ही चीजें हो गई, ठीक है ना, ये चीजें। चलिए, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। एक भी हाथ ऊपर नहीं है, ऐसी कंडीशन में मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूं। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।